हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह, पीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम सीबीएसई स्कूल्स। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि सिलेबस देने के बाद हमने सिलेबस अपलोड कर दिया है। हमारा मकसद है आप लोगों को बेटर रिजल्ट दिलवाना। जैसा कि हम लोगों ने कॉपी 5-6 सालों से चेक कर रहा हूँ तो अनुभव हुआ कि किस तरीके से लिखेंगे कि बेटर रिजल्ट आए। तो उस अकॉर्डिंग हमने चाहा कि कुछ गरीब लोग हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छे कोचिंग ट्यूशन में जाना, उन लोगों के लिए मैंने बेटर रिजल्ट देने का यानी बेटर रिजल्ट उन लोगों को प्राप्त करने का ऑफ़र हम लोगों ने ये प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर्स एंड अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे, ताकि उन लोगों को भी अपने कैरियर को बनाने में मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सहयोग मिल सके। चलिए, हमने सिलेबस पहले अपलोड कर दिया है। जो लोग नहीं देख पाए होंगे 2023-24 सेशंस का 12th और 10th दोनों का, और हम हर चैप्टर में सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको प्रोत्साहित मिले। ठीक है, हमें प्रोत्साहित होने का मौका मिले कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने वीडियो के माध्यम से नॉलेज को शेयर करें और वीडियो प्रोवाइड करें, जिससे आप लोगों का रिजल्ट बेटर आएगा। चलिए, तो आज हम उस घड़ी में सबसे पहला चैप्टर हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा, जिसमें मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्लास है आज मेरा, जिसमें आप लोगों को बता रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स का पहले हम डेफिनेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, और नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे आपको नोट अवेलेबल है वहाँ PDF में फ्री में। ठीक है, हैंड रिटन है, हमने हैंड रिटन अभी टाइप नहीं हो पाया है, टाइप होने के बाद टाइप में भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड है। तो चाहेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जा करके वहाँ से ले सकते हैं। हमारा फेसबुक सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से फेसबुक भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब देख सकते हैं। चलिए, तो हम डिटर्मिनेंट्स या पहले इसका मैट्रिक्स का डेफिनेशन पहले आपको बताता हूँ क्या होता है। तो ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, यानी रेक्टेंगुलर एरे के भी में इस नंबर को या फंक्शन के रूप में लिखा हुआ था। रेक्टेंगुलर एरे में होगा हमेशा रेक्टेंगुलर सिंबल, रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स होगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा। इसमें जितने भी नंबर होते हैं उसको एलिमेंट्स, अंदर में जो बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स नंबर होंगे उसको एलिमेंट्स या एंट्री कहते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर जो होता है रो और कॉलम को मिलाकर के ऑर्डर लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, यानी ऑर्डर और कॉलम को मिला करके मैट्रिक्स का रो और कॉलम्स को मिला करके इसका ऑर्डर बनता है। पहले रो इनटू क्रॉस का साइन देते हैं, तब मैं कॉलम्स को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बताया गया है, इस फॉर्म में होता है। इसके मदद से हम लोग नंबर ऑफ रो कॉलम का पता लगा सकते हैं और किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट्स है उसका पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए A11, A12, A13, A1J डॉट 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 A1N, ये आपको फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट डिनोट करता है क्रमशः। फिर सेकेंड रो, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट रो का जेथ एलिमेंट, फर्स्ट रो का nth एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने में भी फर्स्ट एक्सरसाइज NCERT का है, जिसमें आपको एंट्रीज को बताना है कौन से एंट्री किस पोजीशन पे है। ठीक है, अब देखिए A21 आपको ये बताता है कि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। A22 ये बताता है कि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है। A23 ये बताता है कि सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है। A2J बताता है कि सेकेंड रो का जेथ एलिमेंट है। ठीक है, सेकेंड रो जेथ कॉलम का एलिमेंट है। A2N सेकेंड रो का nth कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये एंट्रीज के माध्यम से हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा पोजीशन पे कौन सा है। उस तरीके से A11 A22 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स
ठीक है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के नंबर में नंबर को द्वारा लिखा हुआ रहता है। एक नंबर रो और कॉलम में होता है। ठीक है। वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ जितने भी नंबर का लाइन होता है वो कॉलम कहलाता है। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होते हैं वो हमारा रो कहलाता है। ठीक है। तो ये रो और कॉलम हो गया। इसके बाद हम लोग को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। बता रहे हैं, देखिए। चलिए, जैसा कि हमने आप लोगों को बता चुका हूँ कॉलम्स और रो क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसका टाइप्स भी है। फर्स्ट आपका है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है। वैसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम यानी ऊपर से नीचे की तरफ एक ही लाइन में नंबर होगा वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। ये आपको दिया गया है इन जनरल कैसे लिखा जाता है और एग्जाम्पल आपको दिखा दिया हूँ जिससे कि बेटर कंसेप्ट आपको है। ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक ही लाइन ऊपर से नीचे की तरफ होंगे। उसमें कोई भी नंबर हो सकता है, रूट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, कुछ भी होंगे। रो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ठीक है। यानी वैसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होंगे वो आपको रो मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख करके समझ सकते हैं। अगला है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वैसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होंगे उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। नहीं, कहते हैं। ठीक है। इन जनरल इसको जैसे डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू ए आई जी ऑर्डर्ड एम बाई एम। डेट मीन्स दोनों बराबर होंगे रो और कॉलम्स। 2/2 हो सकते हैं, 3/3, 4/4, यानी रो और कॉलम दोनों का नंबर बराबर होगा, इसलिए ऑर्डर में रो और कॉलम को डिनोट किया था, तो पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है। तो दोनों आपको सेम होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। जनरली हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही। ठीक है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सभी जीरो होंगे। ठीक है। यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी आई जे एम बाई एम ऑर्डर इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी जीरो होंगे। तो उस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया ये। अब आ जाता है स्केलर। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है। इसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी हो एलिमेंट डायगोनल का, लेकिन वो सभी डायगोनल एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, बाकी सभी 0 0 होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट है, जैसे देखिए एग्जांपल आपका दिया हुआ है। फर्स्ट में आपका सिंगल एलिमेंट है तो सिंगल 3 है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। सेकंड में 2/2 का है, ठीक है, तो -1, दोनों डायगोनल के एलिमेंट -1 1 है, अदर जो भी है वो 0 है। सेकंड में आपका देखिए 3/3 का है, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट आपका √3 ये डायगोनल एलिमेंट है और ये सेम होगा, डिफर होगा तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1। ठीक है। यानी इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो सभी 1 होंगे।
1 के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर 1 हुआ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स नहीं है ये। जैसे देखिए एग्जांपल, सिंगल है तो 1 होगा, ठीक है। डबल है तो डायगोनल देखिए सेम है 1 1 से। थर्ड में 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें भी आपका देखिए डायगोनल 1 1 है। इसको आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स is said to be zero matrix or null matrix if all its elements are zero, ठीक है। यानी वैसी मैट्रिक्स जिसके एंट्री या एलिमेंट सभी एलिमेंट जीरो होंगे उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको जीरो से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग आते हैं। जहाँ भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है हमारे चैनल पे या ईमेल के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में आपसे भेज सकते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे दूर करने का, जो भी समस्या है उसको। चलिए अगला है हमारा इक्वलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए दो मैट्रिक्स होंगे, दोनों को कंपेयरिंग करके हम लोग अननोन क्वांटिटी को निकालते हैं, ठीक है। अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालने के लिए इक्वलिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो टू मैट्रिक्सेज, इसमें हमेशा दो मैट्रिक्सेज का होना अनिवार्य है। ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहला केस है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड सेकेंड केस है ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। ए का ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो। डैट मीन्स ए का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बी के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ए का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट बी के फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के बराबर होना। इस तरीके से हर रो और हर कॉलम के एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था पहले ही कि एंट्रीज निकालने के लिए कंडीशन, जैसे यहाँ आपका देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन से, एनसीईआरटी का 3.1 का। ऐसे हम कोशिश करेंगे आप लोग को एनसीईआरटी आर्टिसिपल आर डी शर्मा ये तीनों बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का। लेकिन इसके लिए उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं और आप लोगों को प्रोवाइड करें और नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था पहले ही कि वर्टिकल लाइन जो है कॉलम बताता है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऊपर से जितने नंबर के लाइन हैं वो कॉलम बताता है, और बगल से जैसे लाइन है पेज की लाइन की तरफ वो सभी जो है कॉलम बताते हैं, सॉरी रो बताते हैं। तो इसमें देखिए कितने रो है, नंबर ऑफ रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 है और कॉलम 1 2 3 4 है। तो 3/4 इसका ऑर्डर हो गया। टोटल एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पता चल जाएगा, और नहीं तो काउंट करके बता सकते हैं इसमें कितने नंबर हैं। इसी अकॉर्डिंग देखिए A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आप देख रहे हैं, लेंगे। उसी तरीके से है A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35 है, ठीक है। A33 यानी थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5 आएगा, यहाँ पे गलती लिखा गया, ठीक है। E24 यानी सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट, देखिए यहाँ 12 है। A23 ठीक है, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 15/2 है। नेक्स्ट आपका है इन ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि एक मैट्रिक्स जिसके 24 यानी सीधे 24 एलिमेंट्स आपको दिया गया है, इससे आप कितने मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के पॉसिबल ऑर्डर के बना सकते हैं अधिक से अधिक। तो इसका जो होता है एंट्री का प्रोडक्ट दो तरीके से निकालते हैं। जैसे 1 × 24 एक तरीका ये हो गया, 24 × 1 दूसरा तरीका हो गया,
यानी मल्टीप्लाई करने पर टोटल जो एंट्रीज के एलिमेंट है वो आने चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से दो पार्ट में बनाना है इसको, क्रॉस फॉर्म में, मल्टीप्लाई फॉर्म में। देखिए तो पहला हमने थोड़ा सा ओवरराइट हो चुका है, इससे 1 × 24 हो गया, 24 × 1, 2 × 12 एंट्री करने पर सेम आना चाहिए, 12 × 2 6 × 4 6 4 × 24 और 4 × 6 8 × 3 3 × 8, ठीक है। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर है, इतने ऑर्डर के 24 एलिमेंट से मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसी तरीके से आपका दूसरा उसमें दिया हुआ है कि अगर 13 एलिमेंट दिया जाए तो कितने पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। इससे पॉसिबल मात्र दो ही हो सकता है, क्योंकि 1 × 13 और 13 × 1, इसके अलावा इसको किसी दो पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता है प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इससे पॉसिबल दो ही मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ़ इट हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर इसके पास 18 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो उससे कितने पॉसिबल ऑर्डर बनाए जा सकते हैं मैट्रिक्स के। इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स हो तो कितने बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 18 का तो अब दो फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा 1 × 18 फर्स्ट, सेकेंड 18 × 1, फिर 6 3 × 18 तो 6 × 3 और 3 × 6, 9 2 18, 9 × 2 × 2 × 9। तो ये हमारा 18 एलिमेंट होगा, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतने तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतना हो सकता है। 5, फिर 5 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 और 5, तो इसको हम लोग मात्र दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर इसका मात्र दो होगा, 1 × 5 और 5 × 1, ठीक है। यानी एक बार में हमारा 1 रो होगा, 5 कॉलम होंगे, दूसरे बार में 5 रो होंगे, 1 कॉलम होंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा नंबर ऑफ रो दिखाता है, दूसरा कॉलम, तो ये फर्स्ट में हमारा 1 रो, ठीक है, 5 कॉलम, सेकंड में 5 रो 1 कॉलम, ठीक है। इस तरीके से नंबर को अरेंज करके हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस तरीके से पॉसिबल मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, इतने ऑर्डर का, इससे ज़्यादा ऑर्डर का नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से मैट्रिक्स का निर्माण करना है। एलिमेंट्स निकालेंगे पहले, उसके बाद उस ऑर्डर के मैट्रिक्स को बनाएंगे। देखिए पहला है कंस्ट्रक्ट 2 × 2, यानी रो भी 2 कॉलम भी 2, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे दिया हुआ है, इसमें आई और जे का वैल्यू पुट करके निकालना है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, जिसका एलिमेंट्स दिया हुआ है। देखिए तो 2 × 2 का है, तो A11 होगा, A12 होगा, A21 और A22, इतने इसमें एलिमेंट्स होंगे, जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, A इक्वल टू A11 A12 A21 और 22, ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। अब इस सभी का वैल्यू इस कंडीशन से निकाल लेंगे, जैसे ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, जिसमें A11 आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से A12 आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2 पुट करके सॉल्व किया तो 9/2 आ गया। A21 आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1 पुट करने के बाद देखिए सॉल्यूशन आपका 9/2 आ गया। फिर A22 ए का आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2 पुट करने के बाद देखिए सॉल्यूशन आपका 8 आ गया। अब ये सभी वैल्यू निकल गए, तो ये सभी A11 A12 A21 A22 के जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरीके से रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा प्राप्त हो गया, जिसका एंट्रीज है 2 9/2 9/2 और 8, ठीक है। इसी तरीके से जितने ऑर्डर का होंगे उसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे एलिमेंट्स का, और सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे वहाँ पे से, ठीक है। नया मैट्रिक्स हम लोगों को मिल जाएगा। देखिए सेकंड यहाँ पे है ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है,
I/J है, इसमें भी आपका 2/2 ऑर्डर का निकालना है। तो इसी तरीके से A11, A12, A21 और A22 सबका वैल्यू आप I और J का वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखिए हमारा A11 आया है 1, A12 आया है 1/2, A21 आया है 2 और A22 आ गया 1। देखिए इसका वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ बॉक्स में, ठीक है। A11 की जगह 1 पुट कर दिए, A12 की जगह 1/2, A21 की जगह 2 और A22 जगह के 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा 2/2 ऑर्डर का प्राप्त हो गया, ठीक है। इस तरीके का जितने भी आपको निकालना है इसी कंडीशन के हिसाब से आप वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ भी आपका दिया हुआ है AIJ इक्वल टू कंडीशन है I+2J का होल स्क्वायर है /2, ठीक है। इसमें भी आपका 2/2 ऑर्डर का है, तो इसलिए हमने मैट्रिक्स नीचे लिख दिया है A इक्वल टू A11, A12, A21, A22 2/2 ऑर्डर का है। अब इसमें A11 I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1 पुट कीजिए। पुट करने के बाद देखिए 9/2 आ रहा है। फिर दूसरा है A12, तो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, देखिए पुट करने के बाद 25/2 आ गया, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट आपका A21 है, तो I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, पुट करके देखिए सॉल्यूशन आ गया 8। A22 I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, ठीक है। इस तरीके से इसको जब पुट किया तो देखिए वैल्यू आ गया इसका 18। 2 पुट करने के बाद और रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जितना भी है उसको सॉल्यूशन किया जा सकता है, डिफरेंट फॉर्म में हो तब भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे सबके। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए 3/4। अब 5 या 6 है, सॉरी बुक में देख लेंगे क्वेश्चन, जो भी ये नंबर से मतलब नहीं है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। 3/4 ऑर्डर है, यानी नंबर ऑफ कॉलम आपका रो 3 और कॉलम 4 है, ठीक है। एलिमेंट का फिर उसी तरीके से निकालने के लिए कंडीशन आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। मैट्रिक्स में क्या क्या होंगे, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर पहले बता चुका था। 3/4 का है तो रो 3 होंगे, कॉलम 4। तो इसमें A11 फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, A12, A13, A14, ठीक है। फिर इसी तरीके से 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, ठीक है। यहाँ से जैसे मैंने लिखा हुआ है पहले वैल्यू निकाल लिए हैं। अब देखिए जैसे फर्स्ट प्रीवियस में हमने जैसे वैल्यू निकाला था A11 का, तो वैसे ही यहाँ भी A11 डेट मीन्स I के जगह 1, J के जगह 1 पुट करने के बाद 1 आ गया। इसी तरीके से A12 के लिए I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2 पुट किए तो सेकेंड आ गया हमको 1/2 एलिमेंट। A13 है तो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 3 पुट करके सॉल्व किए 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद है A14 I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 4 पुट किया 1/2 आ गया। A21 I का वैल्यू 1, I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, ये पुट करने के बाद हमारा कंडीशन जो आ गया 5/2, ठीक है। ये मॉडुलस होता है, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर का कोई भी नंबर अगर नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव साइन लिया जाता है। जैसे यहाँ हमारा A21 में आया है -5, तो ये जब ये हटेगा मॉडुलस का साइन एब्सोल्यूट वैल्यू वाला तो बाहर 5/2 ही होगा। इसी तरीके से हमने सभी का वैल्यू, ठीक है, कंटिन्यू निकाल चुके हैं। हम निकालने के बाद, ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही कोशिश करेंगे, सब आ जाएगा, ठीक है। निकाला हुआ है IJ का केवल वैल्यू पुट करना है। पुट करने के बाद देखेंगे आगे सभी का आ जाएगा। आने के बाद फिर हमारा जो स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, उसमें उस वैल्यू को पुट कर देना है। देखिए सभी का वैल्यू जब निकल गया, ये हमारा 3/4 का स्ट्रक्चर है। 3 रो और 4 कॉलम्स, हमेशा फर्स्ट में रो और सेकंड में कॉलम, और सबका वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी का है 5/2। देखिए इसमें भी 3/4 का ही है, तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर जो ऊपर में लिखा गया है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक है। ये सब इसमें भी लिखेंगे
और ये सभी का वैल्यू, ठीक है, इस कंडीशन से 2i माइनस जे प्राप्त करेंगे हम लोग। जैसा कि यहाँ हम देखिए वैल्यू निकाल करके सबका रखा गया है, ठीक है। a11 i का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1 पुट किया 1 आ गया, a12 i का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2 पुट किया इसका रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से कंटिन्यू 3 4 तक हम लोग, ठीक है, वैल्यू कंटिन्यू निकाला गया है। देखिए यहाँ पे सबका वैल्यू निकाल दिया गया है। निकालने के बाद यहाँ देखिए फाइनल रिजल्ट हम लोग पुट करेंगे, उसमें जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इस तरीके से रिजल्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए हर क्वेश्चन को डिटेल से हम तो एक बार एक बन गया तो आपका सब बन ही जाएगा सब, केवल कंडीशन उस तरीके से है, सॉल्यूशन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, देख करके ट्राई करेंगे सब आ जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के अनुसार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड इसी से प्रोवाइड कराता है। मात्र 10% या 5% ही क्वेश्चन होंगे, वो भी कोशिश किया जाता है कि एनसीईआरटी से ही रहे, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी 100% आप लोगों को कंप्लीट करना है बेटर रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला कंडीशन जैसा कि हमने बताया था इक्वलिटी मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड है। इसमें आपको एक्स वाई जेड, ठीक है, अननोन क्वांटिटी को कंपेयरिंग करके वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन ही आपका दिया हुआ है, इससे वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसा कि देखिए इधर 4 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट साइड में y है, तो y का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट देखिए 3 है, इधर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट z है, तो z इक्वल टू 3 कंपेयरिंग करेंगे तो क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए तो कंपेयरिंग करेंगे, वैल्यू आ गया। इसी तरीके से नीचे में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, पहला LH इसमें जो है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट x है और RH इसमें सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो x इक्वल टू 1 हो गया। बाकी देखिए इसका अगला एलिमेंट दोनों में सेम है 5 5, ठीक है। तो ये हमेशा इक्वलिटी मैट्रिक्स के कंडीशन से हम लोग वही अननोन क्वांटिटी का निकालने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म में आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, कहीं डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे LHS में आपका x प्लस वाई है, RHS में ठीक उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट दोनों में सेम है 2 2, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए 5 प्लस जेड LHS में है और उस ठीक कॉरस्पॉन्डिंग RHS वाले में 5 है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 कंपेयर करेंगे तो जेड का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और सेकंड देखिए x इंटू वाई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग RHS में 8 है, तो x इंटू वाई इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो हमने वैल्यू निकाल लिया है y का 6 माइनस एक्स, तो यहाँ पे पुट कर दिए x इंटू वाई के जगह एक इक्वेशन फॉर्म किए, फॉर्म करने के बाद इसका सॉल्यूशन किए तो x का वैल्यू हमारा आ गया 2 और 4, इसको पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जनरली आप कंपेयर करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगा, यहाँ भी देखिए x प्लस वाई प्लस जेड कॉरस्पॉन्डिंग इसके 9 है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग इसका सब चीज़ लिख दिया गया। अब इसके बाद देखिए x प्लस वाई प्लस जेड डबल, हमने x प्लस सेकेंड दोनों को ऐड कर दिया है। देखिए सेकेंड वाला x प्लस जेड और y प्लस जेड को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद देखिए इसमें आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, उसकी जगह इक्वेशन फर्स्ट से 9 पुट कर दिया गया है, जेड का वैल्यू आ गया। अब जेड का वैल्यू आ गया तो सेकंड में रखेंगे तो यहाँ x का आ जाएगा और थर्ड में रखेंगे तो y का आ जाएगा। इस तरीके से इसका x y जेड का वैल्यू निकाल दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अगर इसको सही तरीके से देखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कहीं भी लास्ट तक देखना है आपको, हर क्वेश्चन का हम बेटर से बेटर तरीके से सॉल्यूशन देने का कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि क्लियरली समझ में भी आएगा, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, खुद से 1 2 बार ट्राई करेंगे, क्लियरली समझ में आ ही जाएगा।
ओके, यहाँ भी है उसी तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ भी आपका इक्वेशन दिया गया है, करस्पॉन्डिंग इसमें भी एलिमेंट्स को आपको इक्वल करना है। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल किए, ए माइनस बी, इधर है -1 तो ए माइनस बी इक्वल टू -1 आ गया। सेकेंड आपका 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इस दोनों से सॉल्व किए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, जैसे हम लोग 10 में सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और अगले RHS में भी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। 2a प्लस सी इक्वल टू 5 आएगा। ए का वैल्यू हमारा निकला हुआ, इसमें पुट करके सॉल्व कर लेंगे, सी का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से 3c प्लस डी इक्वल टू 13 आएगा। इसमें भी हम लोग फर्स्ट से जो यहाँ पे अभी सी का जो वैल्यू निकला है वो पुट करेंगे, डी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4 करस्पॉन्डिंग आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू सॉल्व करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को प्रोवाइड करा दे रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि CBSE ने पिछले बार भी आपको 20 क्वेश्चंस दिया है ऑब्जेक्टिव, अगले बार भी इस सेशन में भी 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अच्छा से अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, टिक करना रहता है। ठीक है, तो बेटर रिजल्ट के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी ध्यान में देना है। देखिए यहाँ दिया हुआ NCERT का ए इक्वल टू IJ है m/m, ऑर्डर का इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर m/n सॉरी लिखा हुआ है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये तभी होगा जब इसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, तो ऑप्शन इसका C है, m इक्वल टू n। ठीक है, 9 में देखिए विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेज इक्वल। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है 3x प्लस 7, करस्पॉन्डिंग इसका 0 होगा, 5 इक्वल टू y माइनस 2 होगा, y प्लस 1 इक्वल टू 8 होगा, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 होगा। अब कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y, इसमें से कौन सा x और y का वैल्यू होगा जिसके वजह से ये इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है। x और y का वैल्यू बताने के लिए कह रहा है, तो आप सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि मैंने सॉल्व किया है, x का वैल्यू -2/3 आ रहा है, एक में -7/3 आ रहा है। ठीक है, एक ही x का दो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये हमारा पॉसिबल है ही नहीं, यहाँ पे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका आंसर आपका बी होगा, क्योंकि एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक x का वैल्यू डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, सेम ही आना चाहिए, तो इसलिए डिफरेंट आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 9 हो गया। अगला 10। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस हम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना है, अगले 3.2 में है, तो इसके बारे में आगे करेंगे। इसमें आज इतना ही, हम लोग चैप्टर 1 केवल 3.1 को कंप्लीट करते हैं बस। देखिए अगला हमारा जो है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, इसका कोई फार्मूला आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको देखिए एंट्रीज 2 दिया हुआ है, ऑर्डर 3/3 का है, आपको बताना है कि उसमें टोटल कितने पॉसिबल मैट्रिसेज, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो हम फॉर्मूला तैयार किया गया है वो है आपका एंट्रीज का नंबर ऑफ एंट्रीज बाय पावर में नंबर ऑफ एंट्रीज और उसका पावर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ एंट्री देखिए हमारा 2 है, 0 और 1 दो एलिमेंट है, तो और 2 हो गया, ऑर्डर इसका 3/3 दिया हुआ था, 2 टू दी पावर 3/3। ठीक है, सॉल्व किए आपका आंसर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग आपका। ठीक है, सॉल्व करने के बाद देखिए डी आ रहा है, यानी 512, तो ऑप्शन आपका डी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि चैप्टर 3.1 आपको बेटर समझ में आया होगा। ठीक है, इसको एक बार बेटर तरीके से पूरे क्लियरली वीडियो को देखेंगे। ठीक है, अब अभी
हमारे पास लैपटॉप जो था वो थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए हम टाइपिंग फॉर्म में आपको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। इसके लिए खेद है। बन जाता है जैसे वैसे आपको टाइपिंग फॉर्म में ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। कहीं पे ऐसे भी फ्रेश दिख रहा है, कहीं नहीं। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं अपना आज का क्लास समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट में आपको हम 3.2 का पूरा इसी तरीके से हर क्वेश्चन को, एक भी नहीं, ऑब्जेक्टिव से लेकर के टोटल सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बेटर तरीके से। ठीक है, लास्टली फिर यही उम्मीद करता हूँ आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और उनको भी बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम आपको हर चैप्टर का हर क्वेश्चन को बेटर तरीके से सॉल्यूशन करके आपके बीच लाएं और आपको PDF में भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वेरी मच हमारे वीडियो को देखने के लिए।